है बजट ट्रांसमिशन 2000। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है एहतशामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और उनके साथ मौजूद है ज़मीर हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया है जो कि अब से पब्लिक न्यूज़ का पार्ट भी बन चुके हैं। सो मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद साहब। सर, सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो में भी, पब्लिक न्यूज़ में भी, और ऑन द बिहाफ पब्लिक न्यूज़ हम सब लेकिन आपने आपको बहुत वेलकम। चालाकी की, बिल्कुल कोई नहीं देखे, मैं ज़ात का रिपोर्टर, आपने कहा जी आजा, मैं वैसे ही आ गया। इन सब ने देखो कितने मौजूद होकर दोनों बैठे हुए हैं कोट पहन के, आप खुद भी माशाल्लाह। मैं अबू शर्ट समेत ऐसे जैसे कि आ गया हूँ, तो ये बस ज्यादती है। लेकिन बाहर चलें बजट डिस्कस। सर एहतशाम साहब, बहुत एनी कमेंट ऑन? देखिए, एक ही कमेंट है जो मुझे याद आ गया। पिछले दिनों ज़मीर एक जगह बैठे थे, किसी ने कहा कि यार वो नुसरत जावेद, पंजाबी बता दूँ जैसे नहीं, उन्होंने कहा नुसरत जावेद साहब ने आपको ज्वाइन कर लिया है। मैंने कहने यार वो बड़ा कौड़ा आदमी है। अच्छा, ऐसे ही कहा क्या? हाँ, कौड़ा कड़वे को सुने अच्छा, मैं बताऊं मेरे भाई ने क्या कहा था, ही इज अ वेरी क्रिटिकल मैन। सुने ना, उन्होंने How you will handle him? बात सुने, उन्होंने कहा यार बड़ा कौड़ा आदमी, यानी बड़ा कड़वा आदमी है। मैंने कहा वो तो है। कहने का फिर आपको अच्छे लगते हैं? मैं क्या हाँ। मैं कहता क्यों? मैं कहा यार वो बंदा मुनाफिक नहीं है, जो उसके दिल में होता है जुबान में होता है, लिहाजा मुझे कड़वापन उसका अच्छा लगता है। ज़मीर साहब, मैं एक बहुत पुराना वाक़या है, किसी डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे तो कोई बात हो रही थी, तो शाह जी ने मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे झाड़ पिला दी। अच्छा। अब पता नहीं शाह जी को याद है कि नहीं है, प्रॉब्ली जापानीज या चाइनीज रिसेप्शन थी, कोई समथिंग लाइक दैट, और गुफ्तगू भी कोई इकोनॉमी पे हो रही थी, और आपने मैं उस वक्त इकोनॉमिक रिपोर्टर था, मैं क्या यार मैं तो शाह जी ने ना मुझे झाड़ दी। तो आज प्रोग्राम से पहले मैं क्या शाह जी जो झाड़ना भी होया ना, तो ब्रेक में झाड़ना ना, ब्रेक में झाड़े ना मुझे ड्यूरिंग शो नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन इनकी झाड़ भी ऑलवेज वेलकम एट एनी टाइम। नहीं, लेकिन मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। हाँ, नहीं, इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, क्योंकि ये तो जूनियर है, मैं और ये दोनों गुज़श्ता सदी के हैं, हम दोनों पत्थर के ज़माने के साथी हैं, मैं और एहतशाम। ही इज़ मोर क्वालिफाइड टू टॉक ऑन इकोनॉमी। मुझसे अगर आप पूछो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं कैमरे के ऊपर आम आदमी के लिए ये नहीं बता सकता कि GDP और GNP में क्या फ़र्क होता है। नहीं, वो हम एहतशाम साहब से पूछेंगे ना। ये हमारे यहाँ ये दो नंबरी होती है कि जी ये जो जर्नलिस्ट होते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये गलत बात होते यही कर रहे होते हैं सारे। नहीं, ये दो नंबरी है। नहीं एहतशाम, ये दो नंबरी है। देखो ये इरा जो है ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। उसमें अगर हम ये कहें कि हम इकोनॉमी पे हम अक्ल कुल हैं, मैं यानी फॉरेन अफेयर्स पे भी बात कर सकता हूँ और इस पे भी कर सकता हूँ, तो ये गलत है। तो एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसकी कोई अगर मुझे इसकी कोई यानी अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि ये बजट अब कैसा रहेगा नून लीग के लिए, वो गवर्नमेंट उस पे हम पॉलिटिकली उस पे हम आप पे आएंगे, लेकिन पहले मैं एहतशाम साहब से इकोनॉमिक साइड बात करते हैं। सर, कैसा देख रहे हैं बजट? इस बजट का हजम 14,460 अरब रहा है, कह रहे हैं सियासी बजट है, कैसे देख रहे हैं? आवाम दोस्त है सियासी है? मैं पहले भी बात कर रहा था, जब हमारी बात वैसे हो रही थी ऑफ द स्क्रीन के भी, हर बजट जो है ना वो नुसरत साहब कहते हैं जी अवाम दोस्त, गरीब परवर, बिजनेस फ्रेंडली और जनाब इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड और पता नहीं क्या क्या होता। लेकिन बात यह है कि जब भी हुकूमतें ख़ास तौर पे अपना 4 साल 5 साल मुकम्मल करती हैं, आखिरी साल में होती है ना, तो वो इलेक्शन ईयर में सारा का सारा उनका ये फोकस होता है इलेक्शन कैसे जीतना है और उसके लिए क्या गिमिक्री करनी पड़ती है वो करते हैं। तो मैंने जो कल डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने देखा जो इकनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ और आज उनकी, तो ज़्यादातर बातें जो है ना वो पॉलिटिकल बातें की हैं उन्होंने वो बातें की हैं जो शायद इतनी आसानी के साथ अचीव होने वाली नहीं। मसलन मतलब वो कई बातें खुद उन्होंने मानी भी हैं, ठीक है ना। मसलन ये उनका ये कह देना कि जी मसला ही कोई अच्छी बातें चले हम कर लेते हैं कि जो सब लोग कह रहे थे कि जी तनख्वाहों में इजाफा, वो एक ग्रेड से 16 तक 35% वो तो हो गया, ठीक हो गया। इस तरह 17 से 30% और पेंशनर 17.5% उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये तो चीज़ें ठीक हो। एक नुसरत साहब वो जो कह रहे हैं कि जी 21% होगी हमारी इन्फ्लेशन, जो कि मैं नहीं समझता कि होगी, स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त फूड इन्फ्लेशन आपकी 48% है, ओवरऑल इन्फ्लेशन आपकी 38% है। और फिर अगर ये आप करने जा रहे हैं 21% का मतलब ये है कि आप इकॉनमी को मज़ीद चोक करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ाएंगे, जो 21% है वो 23% IMF कह रहा है लेके जाएं। इसका मतलब ये है कि आप जब ये काम करेंगे तो फिर आप ग्रोथ को भूल जाएं,
کیونکہ IMF تو خیر صاحب ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کا ایک بز ورڈ ہے وہ کہ جی کیا کہتے ہیں پروڈکشن ورسز اسٹیبلائزیشن، یہ ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن کی طرف جانا ہے، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے آپ نے جناب. اسٹیبلائزیشن کو انگریزی میں کہتے ہیں، سوری ہماری زبان میں کہتے ہیں استحکام. تو یہ غالباً استحکام پارٹی ایسما رہتے نہیں بنی کہ صحیح نکالا ہے IMF کی پارٹی. یار آپ نے یہ جو نہیں پلیز مجھے بتا دیجیے گا کہیں وہ نہیں ہے. یہ جناب ڈرا دیا آپ اچھا نے. احتشام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ صرف نمبرز کا ہیر پھیر ہے، کوئی ریلیف ایز سچ نہیں ریلیف ہے. دیکھیں 2 ریلیف اچھے ہیں نا، میں بتا دیتا ہوں جو بات ماننے والی ہے. یہ ان کو پہلی دفعہ خیال آیا کہ جی ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا اس کو ریلیف دینا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا، IT کے لیے کیا بہت کچھ، یعنی یہ کہہ دینا ایگریکلچر پہ کیا. اور $34,000 کی کوئی چیز اگر آپ بھیج رہے ہیں تو اس کے پاس آپ وہ بندہ جو نیا بندہ ہوگا اس کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. ورنہ تو کوئی بات بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ فائلر نہیں ہے تو پھنس جائیں گے. لہٰذا سارا کام اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو جنرلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بجٹ اس لحاظ سے تو ہے ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ ہے الیکشن جیتنا ہے، PDM کی جماعتیں پھنسی ہیں موجودہ حالات میں. یہ کوئی لوگوں کو صحیح معنوں میں ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. IMF کے ساتھ شرائط اتنی سخت کر دی گئی ہیں. یہ جو انہوں نے اوور 1 ٹریلین کی سبسڈی رکھی بھی ہے، میرا خیال ہے اس کو چیلنج کریں گے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں. یہ صرف کر دیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے نا اس میں جو ریلیف ہے اس کو کر دیں گے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کھاد میں وہ آ جائے گی، یوٹیلٹی اسٹور پہ دی ہے 35,000. ہاں وہ کر دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑے تھوڑے لوگوں کو کیٹر کرتی ہیں. 23 کروڑ کے لوگوں کے لیے بہت ناکافی ہے. پھر یہ جو سارے لوگ بات کرتے ہیں، روز صاحب جو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ یہ صرف اسلام آباد ٹیریٹری تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انشور کریں گے کہ یہ جو 32,000 اب منیمم سیلری ہے یہ باقی پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے. یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی نہیں کر رہا ہوتا. یہاں پہ آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا کیسے ٹھیک کرے گی. آخری بات یہ ہے مہنگائی جو ایک بہت بڑا عذاب ہے. ابھی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں اگر پرائس کنٹرول میکنزم نہیں ہوتے، یہ ساری دنیا میں کہا جاتا ہے، تو 3% مہنگائی ایک دم ہو جاتی ہے. مطلب آپ 1 روپے کی چیز 3 روپے کی ہوگی اگر آپ میکنزم نہیں ایوالو کرتے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پرائس کی بیٹیاں ہوتی تھیں، میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ ایک دکان دوسری دکان تیسری دکان آپ جائیں گے تینوں پر ڈفرینٹ کوئی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے، مسائل و مشکلات ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. منی بجٹ آئے گا اس میں نئے ٹیکسز آ جائیں گے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا. تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ ہمیں اس پہ کچھ نہیں ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو جس کو کہتے ہیں برے حالات میں یہی کر سکتے تھے. ابھی IMF کے ساتھ بھی نبٹنا انہوں نے، کتنی چیزوں پہ وہ ایگری کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے یہ بھی اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ IMF کے ساتھ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہو جائے گی ڈیل بٹ اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے، اس کے باوجود یہ جو ابھی تھوڑا بہت ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے نون لیگ کی حکومت جانب سے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہتر ہے یا اس میں اور بہتری آ سکتی تھی؟ جتنا کر سکتے تو اتنا ہی کیا. بڑی دلچسپ بات ہے وہ جو انہوں نے آج وربیٹم جو بات انہوں نے کی وہ تھی کہ یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے. کیٹیگوریکلی اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک رسپانسبل اکنامک پالیسیز کا بجٹ ہے. یہ ان کی لائن تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے الیکشن بجٹ دینا ہوتا تو پھر وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آج پھر دوبارہ گیلری میں کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جان ہاتھ بہت ٹائٹ سیگے، تھوڑا بہت جو کر سکیں کر دیتا ہے، لیکن دس از ناٹ این الیکشن بجٹ. تو اس لیے مطلب سانو معافی دے دے اور جو الیکشن سے جانا ہے. کیونکہ نصرت صاحب سین تو ہے الیکشن ہی ہے نا. اس اگلے بجٹ سے پہلے الیکشن ہے، چاہے وہ اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو، یا پھر مارچ 2024 کی بھی آواز سن رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جلدی آنا ہے. ایک بڑا دلچسپ جو چیزیں ہیں، یہ تو ریلیف کا تو چلیں آنے والے دنوں میں پتہ لگتا جائے گا، ٹیکسیشن جب سامنے آئے گی تب پتہ لگے گا. لیکن آج کراچی کے لیے بڑا زبردست کھیلے ہیں یہ. اور ڈبل 2 دفعہ وہ بولا. تو میرا خیال ہے کہ نصرت صاحب جو ہے اس پہ پولیٹیکل کمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکیں گے. ڈار صاحب آئے سی کہ لنڈن تو کہہ کے کہ ڈالر نو جے کوئی ڈک سکتا ہے تو وہ صرف ڈال ہے، 3 ڈال. ہن تسی دس دیو کہ لیکن نصرت صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا ان سے پوچھ لیتے ہیں. الیکشن کی بات نصرت صاحب بہت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے سپٹمبر میں، کچھ لوگ کہ نہیں ہوں گے. عام طور پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی نئے مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے ہیں اور اس کے لیے نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 مہینے چاہیے. لہٰذا مارچ کی بھی ڈیٹ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن اگر ڈیلے ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ؟ PDM جو پہلے ہی بہت برے طریقے سے پھنسی ہے، کوئی ریلیف نہیں دے سکی، ڈیلے کر کے ان کے لیے کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان؟ میرا اپنا یہ خیال ہے بھیا کہ جس تیزی سے یہ کل ایک جماعت بنی ہے نا، وہ کچھ انڈیا دے رہی ہے میرے جیسے بندے کو کہ
इलेक्शन की जल्दी है। जल्दी, ठीक है। इलेक्शन की जल्दी जो है भाई ईमानदारी की बात है, जैसे मैं तो बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, मैंने आपके सामने हाथ में पेंसिल लिए कि मैं बड़े गौर से इनकी तकरीर सुन रहा था। देखिए, मुझे तो एक झटकी सी बात पता है कि गुज़श्ता साल अप्रैल में जब ये लोग आए तो उस वक्त अगर ये गिलास मुझे 100 रुपए का मिल रहा था तो मुझे आज 138 रुपए का मिल रहा है, 138। मैं यानी कि झटकी बात ये। अब मौसूफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं तकाबुली जायज़ा। भाई साहब, अब आप दूसरा बजट पेश कर रहे हैं ना अपना, अपने साथ हो रहा है फिर इस कोalition गवर्नमेंट का। तो सवाल ये है कि आप मुझे ये बताते इस तकरीर में आसान तरीन अल्फाज में कि यार अब जब तुम बाज़ार में जाओगे तो मियाँ मैं और तो कुछ नहीं कर पाया, तुम्हें ये 138 रुपए का नहीं बल्कि 125 रुपए का मिलेगा और इन बुनियादों पे मिलेगा। मुझे ऐसी कोई कहानी, सच्ची बात है एक, यानी कि हाँ, जो जैसे आपने जो बताया जो अच्छी बात है कि चलो यार सरकारी मुलाजमीन ये वो, उसके बाद अब उसमें बहुत सारी बातें आपके जहन से फ़ौरन ही वो एक फ़िक्रा निकला कि अब तो हर सरकारी मुलाजिम ये कहेगा यार कि मैं DA के चक्कर में लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है इंस्टिंक्टिवली। अब इस पे आप ज़्यादा ये यानी मारिया एहतशाम को मैं इंगेज करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी सर, फॉर श्योर। कि सीधी सी बात है कि आपको ये चाहिए कि हमें ये बताइए कि क्या ये जो इन्होंने पेश किया है, क्या IMF इसको कहेगा कि नहीं परवान जी जान दो, देखिए जाके कहेगा कि हाँ ठीक है जी अगर ये दायमाएँ कर लें। IMF के साथ डील करने में जो हम पहले भी बात करते रहते हैं कि हमेशा कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का प्रोग्राम होता है और अमेरिका अपनी शराइत मनवा रहा होता है। आपको याद है 12 वेवर मिले थे PMLN गवर्नमेंट को। हर दफ़ा 3 महीने के बाद रिव्यू के लिए जब जाते थे उधर दुबई, वो कहते थे भाई आपका रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं, छोड़ दें कोई बात। एनर्जी सेक्टर में आपने ये काम करना था, छोड़ दें इसको। प्राइवेटाइजेशन नहीं की, छोड़ दें आपने। मल्टीपल वेवर्स सारी मिलते रहे। इस PTI गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, कोई वेवर नहीं दिए और ये 13 महीने से इनको कोई वेवर नहीं दिए। लिहाजा अब ये देखना है कि इनके साथ भैया वो वेवर्स इसलिए मिलते रहे ना, फिर खुल के बात करें। ठीक है, ठीक है। वेवर्स इसलिए सबको मिलते रहे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 9/11 के बाद वार ऑन टेरर का हिस्सा थे। ठीक है। अब वो हम जायज भी नहीं रहे, अफगानिस्तान भी नहीं रहे और चले गए, वहां से भी चले गए। और वो जिन्होंने दोहा डील करवाई थी उन्होंने पार्टी बदल रही है। लेकिन जनाब क्या है वो विजल में खलील उन्होंने पार्टी बदल रही है। तो ये कोई मुखासमत वगैरह है काफ़ी। लेकिन IMF के साथ जो डील नहीं हो रही उसका एक पहलू ये भी तो है कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो वो किस तरह से मुमकिन बनाएंगे? बजट तो चलो पेश हो गया। देखिए ये तो वो खुद भी कहते हैं। इस पे तो आपने देखा कि खास तौर पे वैसे एक माजरत से डार साहब ने उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं और होपफुली शायद हो जाए 30 जून से पहले। लेकिन इस पे अब आया हूं पता नहीं। अब आप ये देखें, ये जो अब मारिया जैसे बात करती है ना, ये एक मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जैसे आपने भी फरमाया फौरन मेरे मुंह से निकला, मैं नहीं रह पाया एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि अगर IMF कहती है जी सियासी इस्तेहकाम, भाई स्टेबलाइजेशन ये बहुत कम हुआ है ज़मीर, आखिर हमें भी बाल सफेद हो गए। इस्लामाबाद में कभी IMF की तरफ से एंड यू नो कि माय इरा जैसे आपने इंट्रो में कहा, मेरा डिप्लोमेटिक फोकस यार 1981 से लिख रहा हूँ, मेरा इंटरेक्शन ही डिप्लोमेट्स के साथ रहा है, अमूर खारजा वगैरह। मैंने आज तक कभी IMF के रिप्रेजेंटेटिव को ये कहते हुए नहीं सुना कि चीज़ आइन के मुताबिक होनी चाहिए और वे फॉरवर्ड पुरअमन, ये तो खाना जंगी खुदा न खास्ता हो रही हो तो वो भी स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह देते हैं। इतना कैटेगोरिकली आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते। अब मारिया बीबी आपने ये बात की ना, सवाल ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी महंगाई करती है या सियासी इस्तेकाम महंगाई लाता है? भाई आप रातों रात जो है पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दो और कहें जी सियासी इस्तेकाम रखें, नहीं हो सकता। गरीब आदमी की जब ये तो ये भी तो कहा जाता है मारिया दिस इज एक्चुअली लाइक, नहीं आई एम वेरी सॉरी, देखिए बल्कि आप इसको इस पे सोचे, आई वुड वांट योर ओपिनियन ऑन इट, कि ये बिल्कुल चिकन एंड एग वाला सवाल है। मेरा पर्सनल ख्याल है
کہ عدم استحکام یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بیسک وجہ انفلیشن، مہنگائی اور بے روزگاری. لیکن گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہوگی تو وہ مذاکرات کس کے ساتھ دیکھیں کریں یہ گے؟ بالکل صحیح کہنا ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس پہ تو بڑا اسٹرانگلی حکومت نے ریئیکٹ کیا. عائشہ غوث پاشا جو ہے ہماری اسٹیٹ منسٹر نے فائنانس کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. جب IMF کی طرف یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی استحکام ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو دوسری تیسری مرتبہ اس طرح کا بیان دیا. وہ یہ چاہتے بھی ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، جب ساری آپ نے پرائر کنڈیشن پوری کر لی، سارے آپ نے جس کو کہتے ہیں سخت شرائط ان کی مان لی، اس کے باوجود چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اسی پہ تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کسی حد تک میں کہوں گا جنرلی وہ ناراض ہوئے تھے کہ بھی اب کیا رہ گیا. اس حد تک ناراض. انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے جون میں ختم ہو جائے گا، 2 ریویو رہتے ہیں، 10واں 11واں نہیں ہو پھر اگلی حکومت آ کے جو بھی ہوگی. ویسے کل آپ نے کہا نا کہ جی ڈار صاحب مطلب نسبتاً ذرا خوش نظر آ رہے تھے کل بھی، اور وہ حالانکہ پچھلے دنوں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں پریس کانفرنس میں. تو کل ان کو ایک چیز پر غصہ چڑھا تھا. وہ کہتے یہ کیا روزانہ ری امیجنگ والے بیٹھ جاتے ہیں جا کے کر رہے. اب ہی واز ہٹنگ مفتاح اینڈ شاہد خاقان عباسی اینڈ آف کورس 3 بندے نا اس میں، مصطفیٰ نواز کھوکر، وہ جو ری امیجننگ نا، تو انہوں نے وہ ری امیجنگ جو میں تو ان کی اپنی جماعت کے شاہد خاقان عباسی تو وہ سر تبھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا روزانہ یہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت نہیں بابو. ایک طرف تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل اس میں غصہ بول رہے تھے. ایک منٹ پلیز، میری بات کا جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی بجٹ تقریر میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے امید دلائی ہے نا مجھے تو کم از کم یہ کہ جی IMF کے ساتھ اب مذاکرات ہو جائے گا، ہے نا. لیکن کیا کل انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا IMF ڈرامہ؟ انہوں نے کہا کہ جی 242 روپے جو ہے اوریجنل بنتی ہے، 40-45 آرٹیفیشل. اچھا او بھائی صاحب، ایک طرف IMF ڈرامہ، آپ کی رونق تو اسی طرح موجود ہے. اور یہ احتشام پلیز کریکٹ می، ٹھیک ہے، آئی تھنک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایسے ذہین و فطین وزیر خزانہ کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو ڈائریکٹ IMF کے 3 سے زیادہ مرتبہ MD سے بات کرنا، یعنی یہ تو کم از کم جو ریکارڈ کی بات ہے. بالکل پتہ نہیں انفارمل جو کہ 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے کی بات دی. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد یہیں سے ناظرین کانورسیشن بڑھائیں گے، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن 2023-24 کی. ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے، آج کا جو بجٹ سامنے ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے اکانومسٹ ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا ہے. اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار انور رضا صاحب نے بھی. مرزا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی تو احتشام صاحب نے جو پوری بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہاں ریلیف ملا ہے، بٹ اب IMF بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بجٹ آگے کنٹینیو رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ عوام دوست اور بزنس فرینڈلی اس بار بجٹ میں ہمیں کوئی فسکل اسپیس ہی نہیں تھی بالکل کہ ہم کوئی ایسی چیز کرتے تو پھر ہم دعویٰ کرتے کہ یہ عوام دوست ہے یا بزنس فرینڈلی ہے. لیکن حالات میں بھی جہاں IMF کی ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے اور ان کے کنسلٹیشن سے ہم نے بجٹ کے ہدایت طے کر کے فائنل کرنے تھے، یہ بڑا مشکل کام تھا. IMF کی 3-4 شرائط ابھی ہم پورے نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے IMF کا پروگرام ہم ریوائیو نہیں کر پائے، جو بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے. جس میں ایک ان کی شرط یہ ہے کہ 170 روپے کا جو منی بجٹ پچھلے دنوں آیا تھا اس کو اس میں ضم کریں اور فائننس بل کی شکل میں یہ پارلیمنٹ سے پاس کرائیں. پھر انہوں نے ڈالر کے ریٹ پہ بھی اعتراض کیا ہوا ہے کہ جو اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں اتنا زیادہ فرق ہے، اور مارکیٹ ریٹ پہ بھی وہ بات کریں. تو یہ ہم نے IMF کو آن بورڈ لے کے چلنا تھا. اب یہ سوال بالکل صحیح ہے، IMF بالکل اجازت تو نہیں دے گی اتنی بڑی مراد کی. مثال کے طور پہ انہوں نے جب پینشن اور گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانے کی بات کی تو ان سے پوچھا فنڈز کہاں سے آئیں گے. تو ایک تجویز یہ دی گئی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے جو 50 روپے فی لیٹر لگا ہوا ہے اس کو بڑھا کے 60 روپے فی لیٹر کر دیتے ہیں، اور 10 روپے سے ہمیں 800 ارب روپے ملیں گے. اس سے ہم تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن میں اضافہ 17.5%.
हम कर सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि जब हम ये कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की शरह बढ़ाएंगे फी लीटर, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, तो फिर किराए महंगे होंगे, फ्रेट महंगे होंगे, हर चीज़, बिजली महंगी होगी, तो ये अफरात ज़र तो बढ़ेगा। गरीब को जिसको आपने महंगाई से लड़ने के लिए। अच्छा मिर्जा साहब, ये अफराते ज़र की जो बात मारी ने की और आप भी कर रहे हैं, अब देखिए इसको कहते हैं कि बजट डेफिसिट को ये हमेशा ही कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इल्स, बजट खसारा। अभी जो फिगर दिए गए हैं दार साहब की तरफ से 14.2 ट्रिलियन का कैपिटल आउटले बजट, उसमें 9.2 ट्रिलियन का रेवेन्यू है और 6.2 ट्रिलियन की हुकूमत की आमदनी है। इसका गैप जो है वो 8 ट्रिलियन का, 8,000 अरब का गैप है मिर्जा साहब। वो आप बताएं ये गैप कैसे पूरा करेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? कहते हैं हमने टैक्स भी नहीं लगाने। जी यहाँ से बेग साहब को आवाज नहीं आ रही है। बेग साहब आप सुन पा रहे हैं? ठीक है एहतशाम साहब, ठीक है मैं एहतशाम साहब आपकी तरफ आती हूँ। कई बात कर रहे थे बेग साहब, उससे मुझे ये समझ आई है कि एक तरफ हुकूमत जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाकर वहीं से उनकी जेब से वापस भी निकाल रही है। सो रिलीफ किधर है? देखिए रिलीफ उस तरह तो बिल्कुल नहीं है। तभी तो लोग कह रहे थे कि जी आप भले, शाह साहब ये कहा गया कि आप कोई तनख्वाह ना बढ़ाएं किसी की, कोई ये कम से कम ये महंगाई जो है ना इसको तो नीचे लाने की कोशिश करें, उसका कोई एफर्ट नहीं। हम भी बात पहले भी कर रहे थे कि कोई कंट्रोल मैकेनिज्म प्राइसेस के है ही नहीं इस पाकिस्तान में ना, दुनिया सब में है, महंगाई सारी दुनिया में है, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे हैं। अब देखें ना रीजन के ममालिक में हम सब पे टॉप पे चलेंगे। इवन श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट करके दोबारा पाँव पे खड़ा हो गया, हमें तो वो इतना तंग कर रहे हैं, उसको तो उन्होंने $4 बिलियन दे दिया शाह साहब। IMF ने $7 बिलियन पॉलिटिकल बुनियादों पे हिंदुस्तान ने उनको दे दिया कि ठीक है हमारे और करीब आ जाएंगे। तो हमें तो उस तरह की कोई ऐसी शर्त जो है ना, बावजूद सब कुछ मानने के हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इन मौजूदा हालात में हुकूमत की आमदनी 6.2 ट्रिलियन की आमदनी, 14 ट्रिलियन का बजट है भाई, ये 8,000 अरब का जो खसारा है कैसे पूरा करेंगे? इनसे नहीं पूरा होगा। वो हमेशा होता है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं फिर तो हमेशा सारी ज़िंदगी हमने देखा है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको बजटरी लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, कम शराइत पे हल्के। दोस्त ममालिक भी दे सकते हैं, भी तो पॉसिबिलिटी है। दोस्त ममालिक नहीं देते, वो पैसा पार करते हैं सीधा पार करते हैं स्टेट बैंक में। जैसे आपने देखा रोल ओवर हुआ $2 बिलियन का चाइना का, 2 बिलियन सऊदी अरब का, 1 बिलियन हुआ UAE का। वो ये कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि फाइनेंसिंग गैप अभी वो कह रहे हैं 2 बिलियन का है, $6 बिलियन का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है। अब ये पहली मरतबा हुआ है शाह साहब, ये सुनने वाली बात है कि पहली मरतबा IMF इनकी बात मानने के लिए तैयार है। यानी सऊदी अरब ने बाकायदा गारंटी किया उनको कि जी हम देंगे। वो कहते नहीं अनलेस कि आप पार करें फिर हम देंगे। चाइना ने दिया, चाइनीज़ वो कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, उन्होंने पैसा दिया, उसके बाद पैसा इंटरेस्ट रेट अच्छे खासे कमाए और उनको जो 2 बड़े बैंकों से पैसा आया था उन्होंने दोबारा पार कर दिया। 7-7.5% पे जनाब वो इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि चाइना की मदद है, चाइना की कोई मदद नहीं होती, वो स्क्वीज़ कर रहे होते। IMF तो आधे % पे हमें देता है कैश पैसा, और दुनिया का IMF एक ग्लोबल बैंक है जो आपको कैश पैसा देता है, जो उधर से न्यूयॉर्क में उनकी ब्रांच से होता है, खट तक के आपके स्टेट बैंक में आ जाता है। अब वो नहीं आ रहा। अब मुश्किलात ये मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये प्रोविजन बजट है, इफ्स एंड बट्स के साथ है, IMF की मंजूरी के साथ इसको लिंक किया गया है। अब किस हद तक ये कामयाब हुए हैं IMF को कन्विंस करने में, और दूसरा किस हद तक अमेरिकन को कन्विंस कर सके हैं, क्योंकि सब लोग मान रहे हैं कि अमरीकियों के साथ, अमरीकियों की वही शर्त है, ये नुसरत साहब उस पर ज़्यादा बात करेंगे कि वो चाइना से कहते हैं पीछे हट जाएँ, CPEC से आप पीछे हट जाएँ, और जनाब ये ईरान और ये टर्की और जो अपना एक रशिया के साथ मामलात आगे बढ़ा रहे हैं इसको रोके। क्या कहेंगे इस पर जी आप नुसरत साहब? देखो भाई, मेरे तो ये महसूस हो रहा है कि फौरी एक के लिए आम बंदे की ज़बान में आप ये जो बात कर रहे हो तो आप गालिबन कह रहे हो कि 8 खरब रुपए का जी खसारा है ना, तो ये कहाँ से आएगा? बहुत बड़ी रकम है। जी ठीक है ना जी। और IMF बकौल आप ही के जो हमने नहीं एग्री वो ये कि नहीं कि IMF कहता है कि ठीक है जी, वो आप पहले उसको इंश्योर करेंगे, आप कैसे करेंगे उसको। लेकिन दूसरी तो बात ये है कि उनका ये ख्याल है कि भाई देखें, एक आज भी देखें ना पूरी तकरीर हुई है, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने ये जिक्र तक ही नहीं किया कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में
ये मिसाल के तौर पर ग़ज़ाई बहरान का जो मसला है, इसमें रूस यूक्रेन जंग का कितना हिस्सा है। अब हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये जंग कब तक जारी रहनी है। 7 साल हो गया, ठीक है ना जी? पिछले साल से लेकर अच्छा, अब अगर ये जंग जारी भी रहनी है तो जाहिर है कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं, यूरोप वगैरह, उनके पास जो स्पेयर मनी थी वो तो उन्हें उधर ट्रांसफ़र की। अच्छा, उसके बावजूद इस वक्त बरतानिया की तारीख में उनकी एनर्जी प्राइसेस हाई हैं। और देखिए तीसरी हुकूमत मार्गरेट थैचर के बाद बोरिस जॉनसन ने एक तारीखी लीड ली थी। खुद वो देखिए कैसे कंजर्वेटिव पार्टी एक के बाद दूसरा और अब वो जो आए हैं। सवाल उठता है कि मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि इसहाक डार साहब IMF ड्रामा और ये वो करने के बाद ये भी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं जी, प्लान बी है। तो ये मुझे लगा है जी, बुरा ना मानिएगा, नोट वहाँ मेरा मूड बने, ये लोगों को कह रहे हैं सानू वोट दो, साढ़े को प्लान बी है जी, लेकिन हाल दसना नहीं, पहले सानू इलेक्ट करो। आशा घोष पाशा कहती प्लान बी कोई नहीं हमारे नहीं, लेकिन जो मैं तो उन्होंने भैया, कहा, ठीक कह रहे हैं। मैं तो डार साहब की मुझे पूरी contradiction बता रहा हूं उनके अंदर कि अपनी अपना फिक्र ना करो, ऐ साढ़े को ले सारे नुस्खे गए थे ते हाउ टू मैनेज तो ये सही। उसके लिए, लेकिन पहले हमें वोट दो हाँ, ते फिर देखो सी तुम डिलीवर करेंगे। मुझे तो आई एम सॉरी सही है। ये बात करते हुए सो आपको लगता है अनवर रजा साहब जो थोड़ा बहुत सरकारी मुलाजिम को रिलीफ दिया गया, आपको लगता है सिर्फ इसलिए दिया गया कि इन रिटर्न वोट ले सकें और जीत सकें? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नुसरत जावेद साहब को पब्लिक फैमिली का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और ये हमारे लिए खुशबख्ती है कि हम आपके साथ काम करें, आपसे सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, हम सब ऐसा ही है। और ये बात मैंने आपको याद होगा पहले भी कहा करता था कि मुस्लिम लीग नून के पास अब आम इंतखाबात में जाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर होना चाहिए। एक तो उन्होंने एजेंडा उसको फोर्स ही किया कि अदलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयानिया बनाया, और वो बयानिया उन्होंने अब पब्लिक में लेकर जाना है, और आप देख भी रही हैं वो लेकर जा भी रहे हैं। और दूसरा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा उनकी मजबूरी थी, और उन्हें पता है कि हमने जब हलकों में जाना है और मुलाजमीन की सैलरीज में इजाफा इसलिए करना ज़रूरी है कि उन्हें पोलिटिकली इसका रिटर्न मिलेगा, ये उनकी कोशिश है। लेकिन जिस तरह 8,000 खरब की बात की जा रही है, वो 8,000 अरब, वो खरब बन गया 8,000 दूसरा साहब उससे लोगों को समझ भी आ जाती है तो कि इतना 8,000 अरब। तो लेकिन वो इसहाक डार साहब वैसे अदादो शुमार के आपको पता है गैमलर्स तो है ना, वो उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि आपको आज कैबिनेट की जब मीटिंग थी तो हम पार्लियामेंट में मौजूद थे, तो पीपल्स पार्टी तो इससे ज़्यादा भी चाहती थी कि जो मुलाजमीन है उनको रिलीफ शासब दिया जाए, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब इतना बोल्ड स्टेप लेते नहीं हैं जब तक वो अपने भाईजान से ना पूछ लें, और वो मौका भी नहीं था उनसे पूछने का। मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त तमाम जो सिनेरियो में उन्होंने लूज़ किया है, और जब वो पोलिटिकली जाएंगे अपने हलकों में सबसे ज़्यादा जो लॉस है उनको होगा। अब तक जो गेन किया है बजट के बाद भी आप समझते हैं इसमें जो गेन किया है, सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने पोलिटिकली, सेकंड नंबर पर मौलाना फजल रहमान, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पोलिटिकली इनसे पूछे नहीं जरदारी साहब ने क्यों कहा कि जी मैं इलेक्शन तो जब होंगे जब मैं चाहूँगा। ये क्या आप ये बताएं, ये क्या बात कर रहे हैं साहब का तर्जुमान नहीं, आपको नाकाम तर्जुमान नहीं, क्या ये नहीं पब्लिकली आपने इस तरह कहा, मैं इधर पीपल्स पार्टी की आसिफ साहब से मुझे मिले, बात ये कि आप बरसों से उनको जानते हैं, मिलते भी नहीं है, मतलब आप इससे एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, नहीं ये क्यों कहा उन्होंने कि जब मैं चाहूंगा, वो PMLN वाले बड़ा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि यार ये कौन होते हैं, ये दो नंबरी हैं। असल में ये चाहते हैं खल्के खुदा को ये तासुर दें इलेक्शन के करीब कि हम वी आर बैक टू 2 पार्टी सिस्टम, तो तीसरी कौम कहाँ से आई, समझ गया ना बात को? ठीक है। हेलो, तो आप क्या समझते हैं वो तीसरी कौम खत्म हो गई है? नहीं, मेरा नई बन के पार्टी आई है उस अभी नहीं हुई। लेकिन मुझे एक जो थोड़ा सा जस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बखुदा मुझे इकोनॉमी का नहीं पता है, एक बात पे आज जो है डार साहब ने बहुत जोर दिया है, जो आप बात कर रहे हो ना, इन्होंने यकीनन अपना वोट बैंक डैमेज किया है बेतहाशा PMLN ने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब ये जो है ना हमारे, आपने देखा नहीं बाबू के साथ वो पता क्या कहते हैं, हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान की है, मुझे कहते हैं। लेकिन अब जो है नहीं, आज की जो तकरीर है मैं देख रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लगाया, और उसी में उनसे एक फिक्रा भी निकला कि ज़रई शोबे पे इन्होंने ना अपनी तरफ से बहुत मुराद का ऐलान किया है, और जाहिर है कि ये जो
आप जब यानी ये बस्ती पंजाब में जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे रूरल अर्बन वोटर का बड़ा कॉम्बो होता है। ठीक, मेरा ख्याल, और उसमें उन्होंने साथ ये कहा कि जी देखें वो बाकी जस्टेशन का पता नहीं को बड़ा अंग्रेजी का एक लफ्ज़ यूज़ किया कि मतलब अगर हम यही पैसा इंडस्ट्री को ये मराद देते तो उसके रिजल्ट आने में 2-3 साल लगते, लेकिन ये तो अगली फसल आने तक रौनक लग जाएगी, कुछ इस तरह की। वो मेरा ख्याल है कि वो गिमिक है शायद, इसीलिए या इरादा है या वोट दें हमें 80 इंशाल्लाह जनाब अपना विकासकार तुम तो मुतमईन हो जाओगे। अच्छा, और ये चीज़ पीपल्स पार्टी को भी सूट करती है क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा ही ये दावा करती है कि जी हम तो जी काश्तकार। वो एक अलग बात है कि उनके काश्तकार के पास कम से कम 50 एकड़ कौन से किस्म के काश्तकार है सर? मैंने इसीलिए कह दिया ना कि उनके काश्तकार के पास कम से कम 50 एकड़ होते हैं, हम छोटे काश्तकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नुसरत साहब ये भी मुझे बताइए, जिस तरह भी आपने बात की है कि अब मेजरली 2 पार्टीज आपको नजर आ रही हैं, और अब चूंकि इलेक्शन का साल है तो नून लीग अलग होती दिखाई देगी, पीपल्स पार्टी अलग होती दिखाई देगी, जो तीसरी पार्टी बन रही है उसका क्या होगा, वो किधर जाएगी? मारिया बीबी, आपने ये कहा कि आपको 2 पार्टियां नजर आ रही हैं। आपने 2 मिनट पहले ये बात की है, 2 पावर्स। मैंने ये कहा कि ये ड्रामा है, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वी आर बैक टू 2 पार्टी सिस्टम, तीसरी कौम कहां से आई। ठीक है, तो आप मेरे मुंह पे तो ना डालें इस तरह, देखें अच्छा मैं बैठा, अच्छा कहती नहीं आपने कहा, मैंने जिस तरह कहा उस तरह रिपीट करें। बाकी इस्तेकाम का मैंने तो बताया ना, स्टेबलाइजेशन आपने स्टेबलाइजेशन, उसका मतलब इस्तेकाम। तो अगर IMF की बात माननी है तो फिर थोड़ी देर के लिए इस्तेकाम के लिए चले जाएं। अब IMF क्या वेट करेगी इत्तेशाम साहब के नई हुकूमत आए तो उनके साथ नया मुआहिदा कर रही है, इनके साथ कर सकती है? सोनिया देखें, जिस तरह बात कर रहे थे नूर साहब भी, ये पाकिस्तान की जितने 23वां प्रोग्राम है IMF के साथ, कभी इस तरीके के इतने स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आए जितने पिछले चंद दिनों में आए हैं। ठीक है ना, वो बड़ा वाज़े तौर पे आपको कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, सिग्नलिंग पोस्चरिंग है उनकी तरफ से कि भाई इनडायरेक्टली जो मुझे समझ आती है कि भाई अमेरिकन के साथ अगर आपके मामला तय नहीं होते, क्योंकि अमेरिका के देखें ना 40% शेयर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा शेयर्स उनके हैं जो IMF के बोर्ड में हैं, लिहाजा वो अपनी डिक्टेट करवाते हैं टर्म्स, हमेशा यही होता है। अभी आपको याद है मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब याद थे क्या हुआ था, जब आपके सैलाब आए, उसके बाद 2005 का ज़ल्ज़ला आया, मीटिंग हुई, बैठ कर उन्होंने कहा जी क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जी बैठे बिठाए पेरिस क्लब के $35 बिलियन के नाम लोन उन्होंने 35 साल के लिए रिवर्स कर दिए कि जी उसके बाद आप जाएंगे। इस तरह से आप देख लें, फ्लड्स में हर तरह की मदद की। अब सवाल है कि क्या वजह है कि हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ, चाइना के साथ किस तरीके से कहाँ पे जा रहे हैं। नतीजतन IMF जो है ना वो पूरे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात यह है कि शायद IMF पे भी एक क्रिटिसिज्म है, जो लोग कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की कहानियाँ सुनानी और कुछ करना, वो इनडायरेक्टली ये बातें करते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं बात करते क्योंकि ये डायरेक्ट पैसा देते हैं और ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट इनकी तरफ से आती है। ये वो ब्रीदर है, वो जिसको कहते हैं इंसेंटिव है इतना बड़ा जिसके बगैर आप चल नहीं सकते। या तो आपकी एक्सपोर्ट इतनी हो जाए, रेमिटेंसेस आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएं, और फिर आपका जो खसारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी $84 बिलियन की तारीख में इम्पोर्ट्स नहीं हुई, और नतीजतन $50 बिलियन का ज़्यादा जो आपका बजट का इसका ट्रेड का खसारा वो कहाँ से पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन मौका मिला हुआ, उनकी किराया क्या शराइत हैं। और डार साहब से प्राइवेटली बंदा पूछे, उनको गुस्सा भी आता है, शायद जायज़ ही आता है कि भी सारा कुछ करने के बावजूद फिर वो और बात करते हैं। नहीं, इसका मतलब है हमें अमेरिकन कैंप पे जाना पड़ेगा अगर हमें IMF के साथ जाना पड़ेगा। इसका जवाब मैं अगर ब्रेक के बाद आपसे ले लूँ, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस बजट में एक अच्छी बात सहाफ़ियों के लिए भी सामने आई है, एक अच्छी न्यूज़ उनके लिए भी है। अनवर साहब, इस बजट में सहाफ़ियों को क्या दे रहे हैं? हमें भी कोई रिलीफ मिल रहा है क्या? हमारी तनख्वाहें वगैरह बढ़ रही हैं? नहीं, 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड है और आपको हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे जिस पे आपका इलाज मुफ्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि 2 अरब रुपए का बजट वैसे भी उन्होंने रखा था एडवर्टाइजमेंट का, वो अखबारात को नुसरत साहब दिया गया है। और होगा कि मुस्लिम लीग नून ने ये साहज करने की जो रवायत है वो कायम की थी। और फिर अब हमने देखा, हालांकि हम हमारा ठीक कहते हैं ना लिफाफा साहब, नहीं सर ये तो हमारा हक है ना, ये भी ना मिले हमें। अच्छा, हमने सर नुसरत साहब तनख्वाहों के लिए बड़ा मैंने समाजत की कि तनख्वाह बढ़ाने के लिए आप मीडिया मालकान को
बताएं उन जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं इश्तहारात के पैसों को लिंक कीजिए तनख्वाहों के साथ। वो तो गवर्नमेंट ने किया नहीं, क्योंकि वो बड़े बासर हैं मालकान, और वो अगर आप कोई बात करें तो ज़ाहिर है वो मैनिपुलेट करते हैं और वो असरअंदाज होते हैं, तो इसलिए वो नहीं हो सका। चले, लेकिन देर आए दुरुस्त है, ये बड़ा हमारा दरीना मुतालबा था कि इंडोमेंट फंड कायम कीजिए। अगर किसी की बच्ची की शादी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, अगर किसी को वैसे कोई मेडिकल के लिए, कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो उनमें से हेड से निकाल के दे सकता है। तो ये अच्छी बात है, और हेल्थ वाली वाकई ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर हो जाए। नुसरत साहब, मौके का फ़ायदा भी उठाओ। हमने भी ये दो रोज़ कबल पंजाब गवर्नमेंट से बात की, और हमने बताया कि 2013 में वकला ने पंजाब भर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका इलाज फ्री है। तो वाई नॉट जर्नलिस्ट, ये भी तो गरीब लोग हैं। आप देखें ना, अब भी आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि तनख्वाहें 20,000 15,000 भी छोटे अखबारात में अब भी तनख्वाहें हैं, और जो बड़े चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वहाँ पर तनख्वाहों की अदायगी तो वो एक ख्वाब ही बनता चला जा रहा है। तो चले इस मुश्किल और नामुसाइद हालात में हम समझते हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन के माहौल में 1 अरब का एंडोमेंट फंड और हेल्थ कार्ड आ जाना अच्छी बात है। अच्छा, काफ़ी देर से नुसरत साहब बात कर रहे हैं कि उनको इकोनॉमी के बारे में इतना इल्म नहीं है, सियासी महारत ज़्यादा रखते हैं। जरदारी साहब भी ये कहते थे, नुसरत साहब वो कहते थे कि मुझे नहीं आती है इकोनॉमी के बारे में इतना आइडिया नहीं, लेकिन जेल में बैठ के इतनी पढ़ लिया है कि आप समझ आ गया क्या पॉलिटिक्स है। अगर अब इक़्तिदार में आता हूँ तो $100 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो कहते हैं मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसी क्या उनके पास मैजिक स्टिक है कि ही कैन डू वो ये दैट? क्लेम करते हैं कि उन्होंने वो जो 14 साल जेल में गुजारे हैं, तो भैया मैंने अपने हिस्से की जेलें काट ली जब मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट होता था, जब मैं साबित के लिए। अब आप ये चाह रही हैं कि मैं आप इकोनॉमी सीखा है ना एक दफा अच्छे से। अरे नहीं भाई, मैं देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, वो कहते हैं कि मैंने ज़्यादा ये कि सच्ची बात है कि जितना मेरा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, तो मैंने ये देखा है कि मौसूफ इकोनॉमिक्स पे बातें काफ़ी करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है जेल में, लेकिन मुझे ये जब भी मिले अक्सर, तो मुझे ये अक्सर शाह बिठाई के शेर सुनाते हैं और उसकी लंबी तशरीह वगैरह। शायद ये इसलिए कि मुझे इकोनॉमी का पता नहीं, ये चाहते हैं कि मैं भी जेल जाके सीखूं शायद, लेकिन मेरी जब भी साहब इंटरेस्टेड नहीं है अभी जेल जाने में। नहीं, अल्लाह माफ करे। आपने बल्कि अच्छा किया, सेहत वाली बात बताई, मुझे फौरन ख्याल आ रहा था कि चलो। अच्छा एहतशाम साहब, इज इट पॉसिबल वैसा है, मतलब इसके लिए तो बहुत तगोदो करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। नहीं सोनिया, देखिए $1 मिलियन क्वेश्चन यही है नुसरत साहब के जो आज बजट पेश किया गया, कि क्या हुकूमत माशी हमारा जो ट्रैक से उतरे हुए हैं उसको वापस लाने के लिए इकोनॉमी को कोई हिकमत अमली है, कोई टीम है? तो आई एम अफ्रेड, मुझे नहीं लग रही। अभी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने एक बहुत बड़ा एक आउटलुक मंजूर किया 2035 तक का। वो कहते हैं कि जी हमारा मईशत का जो हुजम $340 बिलियन का हम 2035 में $1 ट्रिलियन कर लेंगे। देखिए, हवा में की चलाने वाली बात है, कहाँ से आएगा कैसे नहीं, प्लेइंग टू द गैलरी। भाई आप हकायक पे मबनी चीज़ों को देखें। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका 2.5% सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसको आप रोकने में कामयाब नहीं हुए। नए वसाइल पैदा नहीं हो रहे। आज आके 3 सिर्फ मिलियन टैक्स पेयर हैं, उनसे आप पैसा ले रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा रहे, सर्विस सेक्टर को ब्रॉडन नहीं कर रहे, जो काम करने वाले वो आप नहीं कर रहे। और वो ट्रेडर्स, देखें, वैसे एक बात है जी, ट्रेडर्स पे टैक्स लगाने के लिए मैंने देखा कि सब लोगों ने कोशिश की। मुशर्रफ ने की, नवाज शरीफ ने की, जरदारी ने भी की, पीटीआई ने की, लेकिन वो ऐसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जब कहते हैं शटर डाउन बंद कर देंगे, सारे हाथ जोड़ सारा एकदम बिजनेस डाउन हो जाता है। सो बिजनेस को बेहतर करने के लिए आपको लगता है कि इस बजट में है चीजें कुछ दिए गए, कुछ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दिए गए। उम्मीद है से कि दूसरा के टैक्स नेट में लाने के कुछ इकदाम किए गए। डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की अगर हो जाती तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है बहुत। आपने प्रोग्राम को टाइम दिया, आपने टाइम दिया, शाम साहब आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।